हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं डेफिनेट सक्सेस की इस पाठशाला में। आज की ये पाठशाला हमारे क्लास 9th के लिए है। तो क्लास 9th के लिए ये वीडियो एक छोटी सी खुशखबरी लेकर भी आया है कि ये वीडियो हमारा जो है लिटरेचर का लास्ट वीडियो है। कहने का मतलब है इस वीडियो के साथ हमारी दोनों ही बुक्स खत्म हो जाएंगी। अब इसके बाद हम क्या शुरू करेंगे, ये क्वेश्चन आप सभी के दिलो दिमाग में होगा। तो भाई इसके आगे अभी हमारे पास व्याकरण है, उसके बाद हमारे पास लेखन है। जब हम ये सारा कंप्लीट कर लेंगे तब हम आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शुरू करेंगे, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें एमसीक्यूज और एमआईक्यूज रहेंगे। तो वो सारी चीज़ें तो अभी हम बाद में करेंगे, जब तक हम व्याकरण और लेखन कंप्लीट नहीं कर लेते तो उसको करने में भी थोड़ा सा वक्त लगेगा। चलिए वो तो हम पहुँचेंगे बाद में, लेकिन पहले हम आज का वीडियो तो ख़त्म कर लें। आज का वीडियो आप सभी को पता है कि हमने अपनी कृतिका बुक, कृतिका भाग 1 जो कि बुक है हमारी क्लास 9th कोर्स A की, इस बुक का हमने तीसरा और आखिरी अध्याय आपको पढ़ाया था। जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित एक एकांकी है रीढ़ की हड्डी, जिसमें उमा और शंकर के माध्यम से हमने बहुत सारे ज्वलंत सवालों के ऊपर डिस्कशन किया था जो समाज में व्याप्त हैं। बहुत अच्छी एकांकी थी, सब कुछ पढ़ लिया, डिटेल एक्सप्लेनेशन हो गया, एनसीईआरटी हो गया। तो उसी एनसीईआरटी क्वेश्चंस जब मैंने आपको कराए थे तभी मैंने आपको डीपीपी नंबर 3 दे दिया था, जिसमें मैंने आपको 10 प्रश्न दिए थे, 3 नंबर का एक प्रश्न था। तो ये टोटल 30 मार्क्स का डीपीपी आपको हमने दिया था। इन सभी में दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे जो आपको 50 से 60 शब्दों के अंदर करने थे। याद रखिएगा, आप जो है जब आपका एग्ज़ाम होगा तो कृतिका बुक से इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनसे किसी भी तरह के बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं आते, लघुत्तरीय प्रश्न नहीं आते। जो प्रश्न आते हैं वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं और उनकी वर्ड लिमिट भी 50 to 60 वर्ड्स होती है। तो इनको आप इसी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस हमारे आज के वीडियो को, और इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल हमने पूछा था, लड़की की माता का यह कथन कि आजकल की लड़की तो कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, बिना टीम टाम के कौन पूछता है, समाज के लोगों की किस मानसिकता को दर्शाता है। देखने में हर चीज़ बड़ी सुंदर होनी चाहिए, बहुत अप टू डेट होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो वस्तु हो। क्योंकि यहाँ पर क्या था ना, उमा को देखने के लिए शंकर और उनके पिताजी आ रहे थे, गोपाल प्रसाद जी, और उनको भाई ये बोला गया कि राम स्वरूप और प्रेमा दोनों ने ही बोला कि उसको थोड़ा सा सजा धजा लो, जैसे कि भाई लड़के वाले देखने के लिए आते हैं तो थोड़ा अच्छा सा सज लेगी। लेकिन उमा को ये सारी चीज़ें पसंद नहीं थी, तो वो मना कर देती तैयार होने के लिए। तो बाद में यही चीज़, ये बात प्रेमा जो है वो राम स्वरूप को बताती है कि भाई वो तैयार नहीं हो रही है, वो किसी तरीके से मतलब मेकअप करने को रेडी नहीं है। तो राम स्वरूप कहता है कि चलो जाने दो भाई, वो ऐसे ही सुंदर है, जैसे है वैसे ही आने दो। लेकिन प्रेमा की ये जो बात है, इससे ये पता चल रहा है कि जो लोग आने वाले हैं उनके सामने प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, यानी कि जो है लड़की को देखने आ रहे हैं तो लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए। अब एक्चुअल में उसका स्वरूप क्या है ये किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है कि फर्स्ट अपीयरेंस जो है वो रूप सौंदर्य होता है, तो इसलिए सज धज कर आना चाहिए। देखिए क्या है, प्रश्नों कथन समाज की रूढ़िवादी और बीमार मानसिकता का परिचायक है। वही चीज़ जो मैंने कहा था कि देखने में चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो लड़की हो चाहे वो वस्तु हो। तो बीमार मानसिकता यानी कि भाई आप लड़की को देखने आ रहे हो, उसके गुणों को देखो, रूप को, मेकअप को, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इतना ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं। केवल सौंदर्य के आधार पर किसी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। अगर हम सौंदर्य के आधार पर मूल्यांकन करने बैठें तो मेकअप वालों यानी कि पार्लर्स की तो भाई वाहवाही है, वो हर एक बदसूरत को भी भाई बहुत सुंदर बना देते हैं। लेकिन यहाँ मेन बात होती है, जो शादी जैसा रिश्ता होता है वो लाइफ टाइम के लिए होता है, और उसमें आप सिर्फ एक क्या कहते हैं रूप सौंदर्य को देखकर इतना बड़ा डिसीजन ले लो, उसके क्या गुण हैं, उसकी क्या चीज़ें अच्छी हैं, आपको उसको देखने से मतलब नहीं है। आपको क्या चीज़ मतलब है कि भाई वो देखने में सुंदर होनी चाहिए। सौंदर्य द्वितीयक चीज़ है, यानी कि वो सेकेंडरी आती है, हमेशा रूप सौंदर्य सेकेंडरी आएगा। सबसे पहले देखना है कि भाई वो लड़की कैसी है, बिहेवियर में कैसी है, उसके क्या सपने हैं, उसने अपने आप में अभी तक क्या अचीव किया है, ये सारी चीज़ें होती हैं।
सबसे बड़ी और निर्णायक चीज है गुण। परंतु रूढ़िवादी लोग लड़कियों के सौंदर्य से प्रभावित हो उसके आंतरिक गुणों को अनदेखा कर देते हैं। तो यानी कि रूढ़िवादी वो जो पुरानी परंपराओं को मानते चले आ रहे हैं, जो समय के साथ बदल रही हैं। जैसे समय के साथ चीज़ें बदली कि भाई पहले तो लड़की को सिर्फ ये देखा जाता था सुंदर है, घर के काम आते, हो गया काम खत्म। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, आगे हुआ, वैसे बहुत सारी चीज़ें बदली। लेकिन उस बदलाव के साथ बहुत सारे लोगों का दिमाग नहीं बदला। भाई समय के साथ मांग हुई कि भाई लड़की को भी पढ़ना चाहिए, उसे भी बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि हमारी ज़रूरतें यानी कि हमारी नीड्स बढ़ रही हैं, हमारे सपने बढ़ रहे हैं। तो किसी एक की कमाई से घर नहीं चलता है। तो उसमें क्या हुआ कि भाई लड़कियों को कमाना पड़ेगा, कमाने के लिए पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पे यही हुआ, उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी थी तो उसके उस गुण को दबाने की कोशिश करी गई कि नहीं वो बीए कर चुकी थी। लेकिन यहाँ पर ये झूठ बोला गया नहीं कि वो सिर्फ हाई स्कूल पास है। क्यों? क्योंकि गोपाल प्रसाद को पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। तो पहली तो उनकी रूढ़िवादी मानसिकता इसी में जाहिर हो जाती है कि लड़के को आप मेडिकल करा रहे हो लेकिन बहू आपको ऐसी चाहिए जो सिर्फ घर की चारदीवारी के अंदर रहे, आपकी हाँ में हाँ और आपकी ना में ना करे। तो वो एक ऐसी मानसिकता जो समय के साथ नहीं बदली, ये मानसिकता को बताता है। उसे एक सजावटी सामान की तरह समझते हैं, परंतु वास्तविकता इससे परे है। सौंदर्य क्षणिक है, बात सही है। उम्र के साथ सौंदर्य घटता चला जाता है। जैसे कहते हैं ना, बचपने से जब आप जवानी की तरफ बढ़ते हैं तो सौंदर्य बढ़ता है, लेकिन जवानी से जब आप बुढ़ापे की तरफ आते हैं तो सौंदर्य घटता है। इसीलिए सौंदर्य क्षणिक है, वो हमेशा आपके साथ नहीं रह सकता है। तो उसको लेकर कोई, उसको देख कर उसी को एक कसौटी मानकर आप जिंदगी के कोई फैसले नहीं कर सकते हैं। किसी के गुण की ही पूजा होती है और गुण ही वह वस्तु है जो मनुष्य को महान बनाता है, क्योंकि ये गुण ही आपके साथ बचपन से लेकर मृत्यु तक साथ रहता है। हमारे समाज में अनेक ऐसे स्त्री पुरुष हैं जिसे सिर्फ उनके गुणों के लिए उन्हें जाना जाता है। अब किसी के रूप सौंदर्य पे हम बात नहीं कर रहे, अगर हम गुणों की बात करें तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में, हमारे आसपास, आप ऐतिहासिक ले लो, पौराणिक ले लो, बहुत सारे लोगों के उदाहरण ऐसे हैं जो सिर्फ अपने गुणों के बेसिस पे जाने गए हैं, ना कि रूप सौंदर्य के बेसिस पे। प्रश्न संख्या 2 है, रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से लेखक समाज में किस तरह के परिवर्तन की आशा करता है। अब रीढ़ की हड्डी जो एकांकी है वो क्या बता रहा है? वो ये लोगों की सोच बता रहा है जो अभी भी पुरानी ही सोच पर चल रहे हैं। समय के बदलने के साथ उनकी सोच में परिवर्तन नहीं आया है। कई चीज़ें, जैसे यहाँ पर लड़की को देखने आए हैं तो लड़की जो है वो एक कुर्सी, जैसे उमा की जो एक लैंग्वेज है कि भाई कुर्सी और मेज खरीदने आते हैं तो ठोक बजा के देखते हैं, उससे पूछा नहीं जाता कि भाई तुम्हें हमारे साथ चलना है या नहीं चलना। तो उमा के जो वक्तव्य थे उसी के हिसाब से अगर हम चलें तो यहाँ पर जो एक पुरानी मानसिकता के साथ लोग चले आ रहे हैं उसको बदलने की बात की गई है। शादी ब्याह में दो रिश्ते जुड़ते हैं, उनकी मर्जी मायने रखती है। पहली बात तो ये यहाँ पे जो उमा से उससे बिल्कुल उसकी मर्जी पूछी नहीं जा रही थी। दूसरी चीज़, ये रिश्ता झूठ पर टिका हुआ था, जहाँ पर ये बताया जा रहा था कि उमा सिर्फ हाई स्कूल पास है। तो यहाँ पर आप लड़की को बराबरी की कोई चीज़ मान ही नहीं रहे हैं, उसे घर में सिर्फ एक सजावटी सामान या घर के काम करने के लिए लेकर जा रहे हैं, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं है। रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से समाज में पुरातनपंथी पुरुषवादी मानसिकता को उखाड़ फेंकना चाहता है। तो जो चीज़ मैंने कही, जो पुरुष प्रधान समाज है वो सिर्फ अपने महत्व को ही पढ़ रहा, मतलब वो अपने ऊपर किसी और को आने या इवन अपने बराबरी पे आने नहीं देना चाहता। तो इसीलिए वो स्त्री को ज़्यादा पढ़ाने के हक में कभी नहीं रहा कि भाई वो ज़्यादा पढ़ेगी तो हमसे बराबर में आएगी। तो यही जो बहुत समय से चली आ रही एक विचारधारा है, उसी विचारधारा को गोपाल प्रसाद फॉलो कर रहे थे, उसी पर ये पूरे की पूरी एकांकी टिकी हुई है। इस मानसिकता के कारण हमारा समाज दिन प्रतिदिन कोसों पीछे जा रहा है। समाज में लड़कियों अर्थात महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है।
लड़कों के समक्ष लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है, उन्हें निकृष्ट समझा जाता है, उनके पालन पोषण, शिक्षा, दीक्षा तथा उनके स्वयं के जीवन का निर्णय लेने का अधिकार भी में भी भेदभाव किया जाता है। देखिए, अब ये जब एकांकी लिखी जगदीश चंद्र माथुर में, तो ये काफ़ी समय पहले की बात है, आप समझ लो 60-70s की बात है। तब से लेकर अभी तक हम 21वीं सदी में आ चुके हैं और हम काफ़ी चीज़ें चेंजेस हुई हैं। इस एकांकी के हिसाब से देखें तो आज शायद इतनी चीज़ें नहीं मानी जाती हैं। आजकल शादी भी हो तो लोगों की लड़की की मर्जी बहुत मायने रखती है। तो समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, लेकिन बदलने के बावजूद आप कई जगह ऐसा देखोगे कि वो आज भी 80 के दशक में जी रहे हैं, या आप मान लीजिए 30 या 20 के दशक से जी रहे जो लोग हैं, उनकी सोच में परिवर्तन आया ही नहीं। तो ऐसे लोगों के ऊपर ही ये एकांकी लिखी गई है कि भाई समय बदला है, समय की मांग बदली है, आपको भी बदलना है। लड़का लड़की को लेकर भेदभाव, ये एक समाज में सबसे बड़ी ऐसी चीज़ है जो लड़कियों को आगे नहीं बढ़ने देती। इस एकांकी के माध्यम से उसी चीज़ की तरफ इशारा किया गया है। उन्हें सामाजिक नियम, मर्यादा तथा प्रतिष्ठा के बंधनों में जकड़कर उनके विकास को बाधित किया जाता है। उन्हें बोला, जैसे घर में आपने अक्सर चुके, भाई सोच समझ के काम करना, लड़की हो, घर की इज्जत न बर्बाद जाए। घर की इज्जत का पूरा ठेका लड़की ने थोड़े नहीं रखा, भाई लड़का भी है, उससे भी बोलो कि कोई ऐसा काम ना करो कि घर की इज्जत डूब जाए, ठीक है ना। तो वही चीज़ उन्होंने बोला, सामाजिक नियम है, मान, प्रतिष्ठा, इन सारे बंधनों में उसी को बांध दिया जाता है। जितने नियम हैं वो सब उसी के लिए फॉलो होते हैं और किसी के लिए नहीं होते। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो लड़की बांधने की कोशिश की जाती है। इस पाठ में लेखक का ये प्रयास है कि समाज का ध्यान इन विसंगतियों की ओर आकृष्ट कर उन्हें जीने तथा सतत विकास का समान अधिकार दिलाया जाए। तो इस एकांकी के माध्यम से जगदीश चंद्र माथुर ने क्या कहा है, सिर्फ ऐसी परिस्थितियों की तरफ हम पाठकों का ध्यान आकर्षित किया कि अगर आपके घर में या आपके आस पड़ोस में ऐसा कुछ हो रहा है तो उसे दूर करने की कोशिश करिए। समाज में लिंग भेद की भावना को दूर कर एक स्वस्थ समाज की रचना हो, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास हो। तो जैसे कहा जाता है ना कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, वो समान रूप से चलें तो गाड़ी आगे चलती रहती है। अगर मान लीजिए एक पहिया आप लगा दो ट्रक का और दूसरा लगा दो साइकिल का, तो क्या वो गाड़ी सीधी चल सकती है? बिल्कुल नहीं चल सकती है। तो इसीलिए बोला गया है कि उन दोनों को पहले समान शिक्षा दीजिए, समान अधिकार दीजिए, समाज में समान दर्जा दीजिए। तभी वो लोग जब समान सोचेंगे, एक दूसरे की पूरी तरीके से इज्जत करेंगे, तभी ज़िंदगी की गाड़ी आगे चल सकती है। तो सबसे पहली जो शुरुआत करनी है वो घर से है, जो उनके बीच हो रहे भेदभाव को हटाना है। प्रश्न संख्या 3 है, यदि लड़कियां पढ़ लिख गई और अंग्रेजी अखबार पढ़कर पॉलिटिक्स की बातें करना शुरू हो गई तो हो चुकी गृहस्थी। इस कथन के अनुसार गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्ति लड़कियों की शिक्षा का विरोध किस भय से करते हैं? अब भाई ये हुआ, गोपाल प्रसाद जब उमा को देखने आए तो उनको ये चीज़ पूरी तरीके से ये बात कह दी थी कि भाई लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए। तो उमा जो कि बीए कर चुकी थी, तो रामस्वरूप उसको छिपाने की कोशिश करते हैं और ये बताया जाता है कि लड़की 10वीं पास है, यानी कि सिर्फ उसने 10th किया है। अब ये मानसिकता गोपाल प्रसाद के मुख से निकल आती है। वो ये बताते हैं कि भाई ये लड़की अगर पढ़ी लिखी होगी, अखबार पढ़ेगी तो पॉलिटिक्स करेगी, तो फिर हो चुकी चल चुकी गृहस्थी। ये बताती है मानसिकता इनकी कि भाई हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं, औरतों को हमेशा घर के अंदर दब कर पुरुषों की बात मानते हुए रहना चाहिए। उन्हें डर था कि अगर लड़कियां पढ़ जाएंगी तो वो बराबरी में आएंगी, अपने सम्मान का दर्जा समाज में मांगेंगी, तो हमारी प्रतिष्ठा कम होगी, यानी कि हम पुरुषों की प्रतिष्ठा, हम सभी की जो है एक सत्ता जो है वो खतरे में आ जाएगी। ये सारी चीज़ों से गोपाल प्रसाद डरते थे। प्रश्नोक्त पंक्तियां गोपाल प्रसाद जैसे व्यक्तियों की लचर मानसिकता को प्रदर्शित करती है। लचर यानी कि जो खुद अपने आप पे विश्वास नहीं करते। कैसे? अब भाई किसी के आगे बढ़ने से क्या आप पीछे हो जाएंगे? आप अपना प्रयास करते रहिए। तो वो स्त्रियों को सिर्फ इसलिए आगे नहीं बढ़ना देना चाहते कि हम पुरुषों का दर्जा कम हो जाएगा।
भाई पुरुष समाज में अपना महत्व रखते हैं, स्त्रियां अपना महत्व रखती हैं। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं चल रहा है, ठीक है। अगर कंपटीशन चल रहा होता तो सिर्फ एक ही होता समाज में। अब तक इतने साल हो गए भाई स्त्री पुरुष को इस धरती पे आए, अगर कंपटीशन होता तो हम कह रहे हैं इस कंपटीशन में एक ही सर्वोपरि होता, तो दूसरा अगर हार गया वो तो मैदान छोड़ चुका होता। यानी कि अगर मान लो पुरुष जीता होता तो इस दुनिया में सिर्फ पुरुष ही पुरुष होते, स्त्रियों की कहीं कोई एक नामो निशान, एक स्त्री आपको पृथ्वी पर नहीं दिखती। तो अगर दोनों लोग समान रूप से इस धरती पे हैं तो यानी कि समाज में उन्हें समान दर्जा चाहिए, उन दोनों की अपनी जगह है। ऐसे ही लोग संपूर्ण समाज को चूने की भांति अंदर ही अंदर खोखला किए जा रहे हैं। यानी कि इनकी सोच क्या है भाई, जब हम स्त्री पुरुष समाज रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे तो समाज प्रगति नहीं करेगा, समाज प्रगति नहीं करेगा तो राष्ट्र प्रगति नहीं करेगा, क्योंकि हमारी सोच, हमारी मानसिकता बहुत पिछड़ी है। हम समय के साथ उन चीज़ों को बदल नहीं रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को नारी से डर लगता है। उन्हें लगता है कि नारी में अगर शिक्षा जैसा गुण आ जाएगा तो पुरुषों का वर्चस्व समाप्त हो जाएगा और स्त्रियां अपना उचित अनुचित का निर्णय स्वयं करने लगेंगी। मतलब स्त्रियों को उनके अपने जीवन का अधिकार भी पुरुष नहीं देना चाहते। सिर्फ हम सबको, सारे पुरुषों की बात नहीं कर रहे, गोपाल प्रसाद जैसे लोगों की बात कर रहे हैं जो स्त्री को समाज में दर्जा नहीं देना चाहते। तो इस डर से जो है वो गोपाल प्रसाद यही चाहते थे कि उनकी बहू कम पढ़ी लिखी हो, ताकि उससे जो चीज़ कही जाए वो माने, सर झुकाकर, उसे अपनी मर्जी व्यक्त करने का कोई अधिकार ना हो। शासक मानसिकता वाले पुरुष यह कभी स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें नारियों के जागरूक होने से नुकसान होता है। वे नहीं चाहते कि नारियों की जागरूकता आए। उनके अनुसार शिक्षा पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है कि सिर्फ पुरुष आगे बढ़े। तो भाई स्त्रियों को अगर दबाया गया तो इसका सबसे बड़ा हथियार था कि भाई इन्हें पढ़ने लिखने नहीं दो। आप बोलते हो ना कि स्त्रियां जो है, आप पीछे जाइए बहुत समय पहले स्त्रियां बहुत विद्वानी, बहुत ही विदुषी हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इन सारी चीज़ों में सिर्फ बदलाव तब से शुरू हुआ जब से बाहरी आक्रांता हमारे देश पर आए। तब से स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उन्हें घर के अंदर रखा गया और उनकी धीरे धीरे उनका पिछड़ना शुरू हो गया और ये फिर भारतीय मानसिकता का भी एक रूप बन गया। भाई 300-400 साल अगर कोई देश गुलाम रहेगा तो उसकी मानसिकता, उनकी पीढ़ियों में वो मानसिकता स्वतः ही जड़ कर जाएगी, जो हुआ। उनके अनुसार शिक्षा पर सिर्फ पुरुषों का अधिकार है, जो अक्षर से गलत है, मतलब सरासर गलत है। समाज के प्रत्येक प्राणी को विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। गोपाल प्रसाद लड़कियों में शिक्षा से उत्पन्न साहस और निर्भयता से डरे हुए बीमार मानसिकता वाले व्यक्ति हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर लड़कियां आगे बढ़ेंगी तो उनकी सत्ता जो है वो डोल जाएगी, तो इससे वो डरे हुए हैं, इसीलिए नहीं पढ़ने देना चाहते। ऐसे लोग अपनी मानसिकता हर परिस्थिति में बदलनी ही होगी, तभी हम समाज को, अपने देश को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में सफल हो पाएंगे। अन्यथा दिनों दिन हम बुराइयों के गर्त में समाते जाएंगे और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। तो भाई समय, अगर हमें प्रगति करनी है तो सोच में हमें प्रगति, सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो सोच में आपको बदलाव लाना पड़ता है, तभी प्रगति संभव होती है, जो इस चीज में बताई गई है। प्रश्न संख्या 4 है, क्या लड़कियों के दिल नहीं होते? क्या उनको चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल कर? उमा के इस कथन के द्वारा लड़कियों को कौन सी पीड़ा उजागर होती है? तो भाई गोपाल प्रसाद बार बार उससे सवाल पूछ रहे थे मगर उमा जवाब नहीं दे रही थी। रामस्वरूप ने भी कहा जवाब देने के लिए, उसने नहीं बोला। फिर एकदम से वो भड़क जाती है कि भाई कुर्सी मेज से भी उसकी मर्जी पूछी जाती है। भाई भेड़ बकरियों की तरह आप लड़कियों का विवाह तय कर रहे हो, उनसे उनकी मर्जी तो नहीं पूछी। तो यहाँ पर जो पीड़ा नज़र आई है वो सीधे इस तौर पर है कि एक लड़की की ज़िंदगी का फैसला भी कोई और कर रहा है और करते समय उसकी मर्जी भी नहीं पूछ रहा है। उसकी लाइफ का फैसला, उसकी शादी करी जा रही है और उससे उसकी मर्जी तक नहीं पूछी जा रही है।
कि भाई बेटा तुम्हें शादी करनी है कि नहीं करनी है, शंकर तुम्हें पसंद है कि नहीं पसंद है, तुम अपने आने वाली ज़िंदगी में क्या एक्सपेक्टेशन रखती हो, कुछ नथिंग, कुछ नहीं पूछा जा रहा। सिर्फ कि बेटा तुम गा लेती हो, तुम्हें चश्मा क्यों लगा है, तुम पका लेती हो, यही सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। मगर तुम क्या चाहती हो, इस जैसे सवालों से कहीं 1% भी उसकी मर्जी उजागर नहीं होने दी जाती है। तो यहाँ पर पीड़ा यही है कि स्त्रियों से उनकी मर्जी जो है बिल्कुल पूछी ही नहीं जाती, उनकी लाइफ का फैसला करते हुए भी। हमारे समाज में प्रचलित रीतियों के अनुसार विवाह के समय लड़के वाले लड़की को देखते हैं, ये एक रिवाज है कि, परंतु उन्हें देखने का तरीका सर्वथा अनुचित है। भाई देखने आए हैं कि लड़की ट्रे में लेके चली आ रही है चाय नाश्ता, बैठ गई, बेटा गाना सुना दो, गाना सुना दिया, बेटा तुम ये चल के दिखा दो, उसे चल के दिखा दिया, ये जो तरीके हैं ये गलत है। उमा के गुस्से के काबिल सिर्फ उसका परिवार ही नहीं अपितु समस्त समाज है। यानी कि सिर्फ राम स्वरूप ही, इसके राम स्वरूप गोपाल प्रसाद, यही शंकर, यही सब उसके गुस्से के हकदार नहीं थे, ये पूरा समाज था, क्योंकि समाज से ही ये परंपरा चली आ रही थी जिसका सामना आज उमा को करना पड़ रहा था। प्रायः लड़कियों को देखते समय लोग उसका रंग, उसकी लंबाई, उसका आकार, उसकी चाल, उसका रूप इत्यादि का परीक्षण करते हैं कि भाई देखने में अच्छी है, बोलने में अच्छी है, सुन लेती है, सब कुछ, ये सारी चीज़ें। उसके आंतरिक गुणों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता। भाई उसकी क्या हॉबीज़ हैं, कभी पूछा है? वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, क्या उसको अपनी लाइफ में आगे चल के करना है, इस जैसे सवालों से कहीं कोई मतलब नहीं होता है। लड़के वालों के सामने लड़कियों को एक वस्तु की तरह पेश किया जाता है जो सत्यार्थ में पीड़ादायक है, मतलब जो हकीकत में पीड़ादायक है। भाई लड़की है, कोई वस्तु थोड़ी ना आपने सामने रख दिया। अब जैसे हम लोग शॉप में जाते हैं, अब ऐसे समझो हम शॉप में जाते हैं, शॉप में कोई भी चीज़ हमने उठाई तो हम उसको देखते हैं कि भाई कहीं ये अच्छे से वर्क करता है नहीं। एक घड़ी मान लो अगर हम ले रहे हैं, घड़ी ठीक से काम करती है, ठीक है, चल रही है, देखने में अच्छी है, हम अपने घर के इंटीरियर के अकॉर्डिंग उसके कलर को डिसाइड करते हैं कि हम ये लेंगे। मतलब कि हम जब एक घड़ी ले रहे हैं या इवन हम खाने की कोई चीज़ लेते हैं, उसकी एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, तो इसी तरीके से सामान का परीक्षण करते हैं और घर लाते हैं। तो क्या एक लड़की को अगर हम ब्याह कर ला रहे हैं तो उसका परीक्षण भी ऐसे ही किया जाएगा? क्या वो, मतलब चलो वस्तु जैसे घड़ी है, कोई खाने का प्रोडक्ट है, उनकी तो अपनी मर्जी नहीं होती भाई, वो लिविंग थिंग्स, मतलब वो जीते जागते तो है नहीं, उनमें श्वास तो आती नहीं है, लेकिन लड़की के अंदर तो उसकी अपनी मर्जी, उसका अपना व्यक्तित्व, अपनी सोच है कि नहीं है? तो यही दर्द जो है वो उमा के इस कथन में झलक रहा है। इस कुरीति को समाप्त करना देश हित में होगा। बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की लड़की को एक वस्तु समझना छोड़ दिया जाए। हमारे देश में अधिकतर लड़कियों को ऐसे पीड़ा का दंश झेलना पड़ता है। नहीं चाहते हुए भी लोग उन्हें पसंद और नापसंद करते हैं। उनकी भी अपनी भावनाएं हैं जिन्हें आहत करने का अधिकार भगवान या समाज ने किसी को भी नहीं दिया है। फिर क्यों हजारों लड़कियों को इस पीड़ादायक स्थिति का सामना रोज करना पड़ता है? हर इंसान को उसकी मर्जी का मालिक बनाया, पुरुषों को अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीने का अधिकार दिया, लेकिन लड़कियों को अपनी मर्जी से जीने का अधिकार क्यों नहीं दिया? उसका अधिकार कोई क्यों ले रहा है? इस दर्द से उमा झेल रही थी। आओ हम आज इस पीड़ादायक और अपमानजनक कुरीतियों से भारत को मुक्त कर उमा जैसी हजारों लड़कियों को ऐसी पीड़ा से मुक्त करने का संकल्प करें। मतलब देखिए, ये नहीं होता है कि ये हम नहीं करेंगे, कोई और कर लेगा। भाई हर घर से ये चीज़ शुरू होगी, तभी समाज शुरू कहाँ से होती है? घर में सबसे पहले आप समानता का दर्जा दीजिए, घर से इज्जत दीजिए, समाज स्वतः ही अपने आप देने के लिए मजबूर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है, उमा का अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया कदम कहाँ तक उचित है? उमा पहले तो आई, चुपचाप बैठी रही, एकदम जो उन्होंने कहा वो किया, लेकिन जब आखिरी में सवाल पूछे गए तो वो जवाब नहीं दे रही थी। और जब उसने देना शुरू किया तो गोपाल प्रसाद और शंकर इन दोनों की धज्जियां उड़ा दी। तो उसका क्या रिएक्शन सही था? बिल्कुल सही था। उसका ये तरीका बिल्कुल सही था, क्योंकि वो अभी तक चुप थी, वो उस दर्द को झेल रही थी, लेकिन उसकी इंतहा हो गई तो उसका फूटना लाजमी था, क्योंकि वो झूठ के
के ऊपर अपना रिश्ता नहीं खड़ा करना चाहती थी। दूसरा, वो शंकर को देखते ही पहचान गई थी कि वो लड़का सही नहीं है, क्योंकि वो गर्ल्स हॉस्टल में पकड़ा गया था और माफ़ी मानकर तब कहीं छूटा था, तो उसका कैरेक्टर नहीं अच्छा है, ये भी वो समझ गई थी। गोपाल प्रसाद की मानसिकता से भी वो अच्छी तरह परिचित हो गई थी। वो लड़कियों को या अपने घर की स्त्रियों को अपने घर में ही समान दर्जा नहीं देते हैं, तो इस कारण से वो अभी तक जो इतना ज़्यादा उसके अंदर भरा था, उसने अपने आत्मसम्मान के लिए वो सारी चीज़ें कहना शुरू कर दिया था। उमा द्वारा आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उठाया गया कदम मेरे विचार से सर्वथा उचित है। यानी कि जो उसने किया, गोपाल प्रसाद और शंकर को अच्छी तरीके से झाड़ा, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि प्रकृति के प्रत्येक प्राणी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। उस पर किसी की तरह की बंदिशें या बाधाएं उत्पन्न करना मानवाधिकार का उल्लंघन है। सरकार हो, समाज हो, प्रकृति हो, हर किसी ने हर प्राणी को अपने अधिकार से अपने हिसाब से जीने का अधिकार दिया है। हम किसी की जिंदगी के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ गोपाल प्रसाद और शंकर ने उमा की जिंदगी के मालिक बनने और उसकी जिंदगी का फैसला करने की सोच ली थी, जो उमा को बिल्कुल भी गंवारा नहीं था। इसलिए उसने अपनी आत्मसम्मान, अपनी जिंदगी की रक्षा के लिए खुद ये कदम उठाया। समाज का प्रत्येक व्यक्ति का सामाजिक स्तर होता है, जिसके अनुसार वह समाज के अन्य व्यक्तियों से व्यवहार करता है। उसे सामाजिक स्तर को बचाए रखने के लिए मनुष्य सब कुछ करता है, अतः आत्मसम्मान की रक्षा आवश्यक है। सबसे पहले हम कह रहे हैं अपने आप का सम्मान हमें करना चाहिए। हम दूसरे का सम्मान तब कर सकते हैं जब हम अपने आप को पूरा सम्मान देते हैं। समाज में हो रहे अन्याय का विरोध करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, जिसे उमा ने बखूबी निभाया। अपनी योग्यता के अनुसार अपने लिए जीवन साथी का चुनाव करना प्रत्येक लड़की का अधिकार है। उस पर किसी तरह की जोर जबरदस्ती स्वीकार्य नहीं होती। एक लड़के को अगर अपनी मर्जी की लड़की चुनने का अधिकार है, तो एक लड़की को भी अपने लिए वर चुनने का पूरा अधिकार है। अगर उसे वो लड़का पसंद नहीं है तो वो मना कर सकती है, लेकिन यहाँ उसे मना करने की गुंजाइश रखी नहीं गई थी, क्योंकि रामस्वरूप हर हाल में इस रिश्ते को करना चाहते थे। इसीलिए गोपाल प्रसाद की जायज़ नाजायज़ हर बातों को वो मान रहे थे, ना चाहते हुए भी मान रहे थे। अतः लड़की से जुड़े प्रत्येक निर्णय में उसकी इच्छा अनिच्छा की जानकारी अति आवश्यक है। अगर उमा से विवाह करना था तो उमा की मर्जी होना भी जरूरी था। उमा ने जो भी किया वह वर्तमान समय में परिप्रेक्ष्य में सर्वथा उचित तथा उन्यायक है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है? उमा ने जो कुछ भी किया वो उस समय में उस समाज के लिए पूरी तरीके से सही था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। प्रश्न संख्या 6 है, क्या इस समाज में सम्मान और अधिकार का एकमात्र हकदार पुरुष ही है? एकांकी आधार पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। जी नहीं, समाज में जब दो लिंग बनाए गए हैं तो उन दोनों को अपने हिसाब से पूरे अधिकार और सम्मान दिए गए हैं, ठीक है ना, स्त्री और पुरुष दोनों को। तो इसलिए समाज में इन दोनों को पूरी तरीके से समान अधिकार है जीने का, अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। नहीं, एकांकी में व्यक्त कुछ लोगों के विचार से मैं बिल्कुल असहमत हूँ। समाज में प्रत्येक प्राणी को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सभी को। हमारे संविधान ने भी स्त्री और पुरुष को बराबरी का अधिकार दिया है। आज की नारी शिक्षित एवं सशक्त हो, ऐसा हमारे समाज की आवश्यकता है। वर्तमान समय पर दृष्टि डालें तो हमें यह जानकर खुशी होगी कि हमारे समाज में नारी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों से आगे नहीं तो उनसे पीछे भी नहीं। आप देखना शुरू करिए, कौन सा ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें स्त्रियों को आप नहीं देखेंगे। आजकल इवन तो जेट भी चला रही है ना, क्या कहते हैं, पूरा आपके जो लड़ाकू विमान होते हैं उन तक को जो है लड़कियां फ्लाई कर रही हैं। आज की नारी शिक्षित एवं सशक्त है। वह गृहस्थी के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी अपनी प्रमुख भूमिका सक्षमता से निभा रही है। चाहे वह आकाश हो या पाताल, हर जगह कार्य के लिए तत्पर है और सफल भी है। तो इसलिए ये नहीं है कि उसने घर से बाहर निकलकर अगर अपने कार्य क्षेत्र को चुना है तो वो अपने घर को निग्लेक्ट कर रही है। वो दोनों ही कार्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक कार्य कर रही है और आगे बढ़ भी रही है।
वे अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को जानती है और उसके प्रति सजग भी है। आज की नारी एकांकी में व्यक्त नारी से सर्वथा भिन्न है और गोपाल प्रसाद जैसे लोगों का विचार धराशाही हो चुका है। अब यहाँ पर क्या बताया कि जो इस एकांकी में जिस स्त्री के को उकेरा गया है वो आज के समय की नारी से बिल्कुल भिन्न है। उस समय की नारी में क्या है, उसको दबाया जा रहा है, उसकी ज़िंदगी के फैसले कोई और ले रहा है। लेकिन आज के समय में लड़की सफल है, पढ़ रही है, लिख रही है, हर क्षेत्र में है और अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले रही है। तो ये एकांकी में जिस स्त्री को उभारा गया है वो आज के समय की स्त्री से सर्वथा अलग है। नारियां उनके जैसे लोगों को दरकिनार कर रही है। कैसे जैसे लोगों को? गोपाल प्रसाद जैसे लोगों की सोच रखने वाले लोगों को काफ़ी आगे निकल आई है और एक नए समाज के निर्माण की ओर सतत आगे बढ़ रही है। तो क्या कर रही है? धीरे धीरे वो आगे बढ़ती हुई जा रही है। प्रश्न संख्या 7 है, क्या सचमुच विवाह व्यापार यानी बिजनेस बनता जा रहा है? आप इसे कैसे रोकेंगे? आज के समय से नहीं, थोड़ा सा पीछे अगर चले जाओ तो विवाह व्यापार ही था, क्योंकि दहेज प्रथा जैसी एक प्रथा ने इस पवित्र बंधन को व्यापार बनाकर रख दिया था कि मतलब हम ऐसे घर में शादी करेंगे जहाँ से लड़की वाले अच्छा धन दे सकें, अच्छा दहेज दें, भाई गाड़ी दे दें, बहुत सारा जेवर दे दें, पैसा दे दें, सबको कपड़ा लत्ता दे दें, बढ़िया तैयारी कर दें। तो इस तरीके से जैसे वहाँ पर एकांकी में एक है भी कि गोपाल प्रसाद जब रामस्वरूप अंदर नाश्ता लेने गए तो गोपाल प्रसाद घर देखकर उन्होंने आंकना शुरू कर दिया। तो क्या आंकने लगे थे? वो राम स्वरूप की हैसियत को आंकने लगे थे कि गोपाल प्रसाद दहेज में कितना दे सकते हैं, ये उन्होंने आंकना शुरू कर दिया था। इसी कारण जो है विवाह जैसा संबंध बिजनेस बन गया था। हाँ, यह रोग हमारे समाज को अब भी पूरी तरह जकड़े हुए हैं। विवाह उच्च कोटि का व्यापार बन गया है। लोग अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार लड़की वालों से खुलेआम दहेज के रूप में रुपये, पैसे और विभिन्न तरह की विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग कर रहा है। विलासितापूर्ण यानी कि जैसे कार मांग लेते हैं, आजकल तो एसी है, आप बाइक मांग लो, मतलब जो आपके कंफर्ट के लिए अच्छा है, आप जो चाहते हो वो आप लड़की वालों से मांग लेते हैं। लड़की सर्वगुण संपन्न है, परंतु अगर उसके माता पिता के पास पैसे नहीं तो सब कुछ बेकार है। उसे जिल्लत झेलनी पड़ती है क्योंकि हमारा समाज गुण नहीं देखता। हम कह रहे हैं लड़की बदसूरत है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, उसके माँ बाप बहुत पैसे वाले हैं तो उसकी शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर लड़की बहुत सुंदर है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं है तो उसकी शादी के लिए भी लाले पड़ जाते हैं। क्योंकि यहाँ शादी के लिए पहले आपका सामाजिक दर्जा, आपका बैंक बैलेंस ये देखा जाता है कि आप कितना दे सकते हैं। आज विवाह का पैमाना है सौंदर्य, हैसियत तथा लेन देन की शक्ति। जैसा कि लड़की सुंदर है कि नहीं, उनकी कितनी हैसियत है, वो कितना दहेज दे सकते हैं। उसी के आधार पे लड़कों का मोल भाव किया जाता है कि लड़के, भाई हमारा लड़का ये करता है, इसको इतना दहेज मिलेगा, ठीक है, इतना पैसा मिलना चाहिए। पैसे अधिक हैं तो कम गुण वाली लड़की भी अच्छी हैसियत पा जाएगी। इसे रोकने के अनेक उपाय हैं। उनमें प्रमुख है लड़की को उच्च शिक्षा दिलवाकर आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वह किसी पर बोझ नहीं बने, उसकी अपनी आवश्यकता वह स्वयं पूरी कर सके, यानी कि उसकी जो नीड्स है वो खुद पूरी कर सके। लड़कियों को ऐसी शिक्षा दिलाना जिससे वे स्वयं को साहसी बना सके और इस कुरीति से लड़ते हुए समाज में छुपे क्रूर भेड़ियों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है, आप लड़की को शिक्षा दिलाइए, उससे आत्मनिर्भर बनाइए, इतना सशक्त बनाइए कि वो अपनी लाइफ के फैसले ले सके और ऐसे लोगों के सामने आपको झुकना ना पड़े। प्रश्न संख्या 8 है, लड़कियों का उच्च शिक्षित होना आज के युग में भी क्यों अभिशाप समझा जाता है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आज भी देखिए, लड़की अगर पढ़ गई, IAS PCS बन गई तो कहेंगे अरे भाई इतनी पढ़ी जा रही है, इसके बराबर लड़का कहाँ ढूंढ कर लाओगे, कहाँ? क्योंकि आज भी पुरुष अपने से ज़्यादा ओहदे वाली लड़की, ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से विवाह नहीं करना चाहता। ये उसके ईगो पर आ जाती है कि भाई मुझसे ज़्यादा कमाती है, मुझसे ज़्यादा अच्छी पोस्ट पे है, ये जैसी चीज़ें। हमारे समाज में आज भी लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने को अभिशाप समझना पुरुषवादी मानसिकता का जीवंत प्रमाण है।
यह वर्तमान समाज का पुरातन पंथी मानसिकता का हावी होने का परिचायक है। लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां दूसरे घर की संपत्ति हैं, वो अपने घर की मानते नहीं है, दूसरे घर की है। इस सोच ने समाज को लड़कियों के साथ भेदभाव करने को बढ़ावा दिया है। यही कारण है कि लोग लड़कियों पर अनावश्यक अंकुश लगाते हैं, उन्हें शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसे मूलभूत अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। भाई कहते हैं भाई तुम्हें तो दूसरे के घर जाना है, ठीक है। ये एक चीज़ जो है ना दिमाग में लड़कियों के बचपन से बैठा दी जाती है। तो ये एक चीज़ है कि इसके कारण जब वो हमारे घर की है ही नहीं तो उस पर इतना एक्सपेंडिचर करना क्यों करना, हम क्यों उस पर इतना सारा पैसा खर्च करें, क्यों हम उसको इतना पढ़ाई लिखाएं। जब वो दूसरे के घर जानी है तो हम क्यों रखें। सीधी सी बात है, हम दूसरे की चीज़ वस्तुओं पर नहीं खर्च करते, लेकिन लड़की तो हमारी अपनी है ना, ऐसी सोच क्यों रखना। दहेज प्रथा ने इसे और बढ़ावा दिया है। उच्च शिक्षा प्राप्त लड़की के लिए उससे ज़्यादा शिक्षित लड़का चाहिए, यह सोच प्रायः हर पिता की होती है। भाई लड़की आपकी जितनी भी पढ़ी है, लड़का उससे ज़्यादा होना चाहिए, जो गलत है। ज़रूरी नहीं कि डॉक्टर पुत्री को डॉक्टर पति मिले, ज़रूरी यह है कि उसे खुशी से अपना जीवन गुजारने का मौका मिले। भाई लड़की ने अपना जो कार्य है वो खुद चुना है, तो अब आगे की ज़िंदगी भी वो उसी के साथ गुजारे जिसके साथ वो खुश रह सकती है। परंतु ऐसी मानसिकता से ग्रसित पिता अपनी पुत्रियों की शिक्षा दीक्षा एवं सीमा के बाद सिर्फ इसलिए रोक देते हैं कि उनके विवाह में परेशानी होगी, यह बीमार मानसिकता का परिचायक है। मैंने बताया ना कि भाई लड़की को इस डर से नहीं पढ़ाया जाता कि इसको हम इतना पढ़ाते जाएंगे तो लड़का भी उतना पढ़ा लिखा चाहिए, और लड़का हमें जितना पढ़ा लिखा लेंगे उतना हमें दहेज देना पड़ेगा। इसलिए भैया अच्छा है लड़की को कम पढ़ाओ, उससे कम पढ़ा लिखा लड़का आएगा, दहेज भी हमारी हैसियत के अंदर हो जाएगा। ये एक मानसिकता ऐसी है जो उनकी शिक्षा, लड़कियों की शिक्षा में बाधा बनती है। प्रश्न संख्या 9 है, लड़की की माता का लड़कियों की उच्च शिक्षा का विरोध करना स्त्रियों की पुरानी पीढ़ी की सोच को प्रकट करता है। आधुनिक समय में ये कहाँ तक तर्क संगत है। भाई जहाँ पर प्रेमा का कथन हुआ, प्रेमा बोलती है ना राम स्वरूप से, और लड़की को पढ़ा लिखा लो, अब वो अपनी मर्जी के हिसाब से करती है, मैंने तो मना किया था कि इतना मत पढ़ाओ। तो ये उसी पर बात पूछी गई है। क्या कह रहे हैं कि लड़कियों की उच्च शिक्षा का विरोध खुद उनकी माताएं करती हैं, माता ही जो हैं वो उनको ऊंची शिक्षा नहीं देना चाहती। तो क्या एक स्त्री ही दूसरी स्त्री की प्रगति में बाधा हो जाती है। तो ये सोच आपको आधुनिक समय में कहाँ तक तर्कसंगत, आज के समय में कहाँ तक तर्कसंगत लगती है। हम कहेंगे आज भी अगर ऐसा होता होगा तो बहुत इक्का दुक्का, आज जो है ऐसा हम देखने को नहीं मिलते। माताएं खुद अपनी लड़कियों को आगे बढ़कर पढ़ाना चाहती हैं। प्रश्न में व्यक्त सोच आधुनिक समय में तर्कसंगत नहीं है। स्त्रियों की शिक्षा वर्तमान समाज की आवश्यकता है। एक अच्छे सुशिक्षित एवं स्वस्थ समाज की रचना के लिए स्त्री शिक्षा अनिवार्य है, बहुत जरूरी है स्त्री की शिक्षा। स्त्री शिक्षा के बिना समाज का उत्थान संभव नहीं है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में आज महिलाएं कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, महिलाएं आपको हर क्षेत्र में कार्य करती दिखाई देंगी। महिलाओं को केवल गृहस्थी के दायरे में बांधना समाज के लिए उचित नहीं है। स्त्री किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, ठीक है, कोई भी क्षेत्र ले लीजिए। उन्हें मौका मिले तो वो दुनिया के प्रत्येक कठिन से कठिनतर कार्य भी आसानी से करने में सक्षम हैं। मतलब ये मत सोचिए कि भाई ये बहुत मुश्किल काम है तो स्त्री नहीं कर पाएगी, लेकिन आज हर क्षेत्र में स्त्री है और कठिन से कठिन काम कर भी रही है। प्रश्न संख्या 10 है, झूठ के बल पर रिश्ता तय करने में क्या हानियां हो सकती हैं। भाई रिश्ता ऐसा तो है नहीं कि पल दो पल का है, सारी ज़िंदगी का रिश्ता निभाया जा रहा है। और जब सारी ज़िंदगी का रिश्ता बनता है तो कोई भी झूठ ज़्यादा दिन तक छिपता नहीं है, और जब वो सामने आता है तो रिश्तों में दरारें आ जाती हैं, रिश्तों में विश्वास कम हो जाता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी हेल्प नहीं होती। झूठ और फरेब कभी भी किसी परिस्थिति में उचित नहीं हो सकता, और जहां संपूर्ण जीवन का प्रश्न हो वहां ऐसे निर्णय लेना अत्यंत खतरनाक होता है। क्योंकि देखिए ये रिश्ते, जब शादी ब्याह होता है ये पूरे जीवन के लिए जुड़ता है। अगर ये रिश्ते में झूठ सामने आ जाए तो रिश्ते को टूटने तक की नौबत आ जाती है। झूठ और फरेब की नींव पर खड़ा रिश्ता कभी भी सफलता के शिखर को छू नहीं सकता।
क्योंकि पल पल सत्य उजागर होने का भय उसे सताता रहता है, क्योंकि भाई वो रिश्ता ही जब सच पे नहीं रखा गया तो निभाए भी सच पर नहीं जाएंगे, और हर पल ये डर लगा रहेगा कि भाई किस समय सत्य बाहर आ जाए, किस समय सत्य बाहर आ जाए। कभी सुख की अनुभूति नहीं होगी, जिंदगी बोझ बन जाएगी। एक झूठ को छिपाने के लिए अपनों से ही अनेकों झूठ बोलने पड़ेंगे, जो नैतिक रूप से सर्वथा अनुचित होंगे। ऐसे रिश्तों के भयंकर परिणाम हो सकते हैं जो कल्पना के परे हैं। अतः हमें समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक चीज में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी रखते हुए किसी से रिश्ता तय करना चाहिए। मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए, जितना हो सके सारी चीज़ों को बता देना चाहिए, ताकि भविष्य शांतिपूर्ण और सुखमय होना सुनिश्चित हो सके। अगर आप ये चाहते हैं कि विवाह जैसा एक पवित्र रिश्ता ताउम्र चले, तो उसके लिए उसकी नींव, उसकी शुरुआत हमेशा सत्य के साथ ही करनी चाहिए। तो चलिए, देखा आपने, ये 10 प्रश्न मैंने करा दिए, हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझाया। क्वेश्चंस मोस्टली ऐसे आएंगे कि जो कृतिका में क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो चैप्टर पे आधारित शुरू तो होते हैं, लेकिन बाद में आपके सामने आपकी लाइफ से जुड़े बहुत सारे प्रश्न खड़े कर देता है। तो हमेशा जब भी आप कोई स्टोरी पढ़ें, उसमें अपने आप को इमेजिन करना ना भूलें। याद रखिए, जब आप उसको अपने आप को उस स्टोरी में दाखिल कर देंगे तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है आप आंसर देना जो है शुरू करें। जैसे आप बोलते हैं ना, केस स्टडी बेस्ड जो आंसर्स आपको देने, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो आते हैं कृतिका से, मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। केस आपके सामने एज अ स्टोरी प्रस्तुत है, उसे आपको पढ़ना है, और पढ़ने के उस पूरी स्टोरी के पे आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चंस देखे। तो इस तरीके से आज हमारी ये कृतिका बुक भी समाप्त हो गई। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने व्याकरण के टॉपिक। ध्यान रखिएगा, व्याकरण में शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें हमने फर्स्ट टॉपिक क्लास 9th का लिया है, वो है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। ये भी करेंगे, रूपांतरण करेंगे, सारी कुछ चीज़ें हम करने वाले। हाँ, डीपीपी उसमें भी करेंगे, ताकि आप अच्छे से तैयार हो जाओ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेकिन साथ ही साथ सबसे पहले क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, ये तो आपको करना ही करना है ना। चलिए मिलेंगे अगली बार, बाय बाय।